हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा मॉक टेस्ट नंबर 23। इस मॉक टेस्ट नंबर 23 में पहली बात तो सबसे मैंने टफेस्ट एग्ज़ाम बनाया है। ठीक है, आप लोगों को जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा पीपीटी सेक्शन को पीडीएफ को खोल के, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोगों ने तो हथियार डाल दिए होंगे कि हाँ यार ये कैसे क्वेश्चन है, ये किस तरीके का सर ने एग्ज़ाम डाल दिया इस बार। तो भाई तैयार रहो, ठीक है। अभी डॉक्टर विपिन जो है फॉर्म में हैं और इसी तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे और एक अलग रूप नज़र आएगा आपको एमसीक्यूज़ में, और मेरा भी नज़र आएगा। ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखेंगे कितने मार्क्स आए, और कितने मार्क्स अगर आपके आते हैं ट्रस्ट रख के अपने ऊपर। मेरे को तो रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे ऊपर तो रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। 100% ईमानदारी से आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। आपको कमेंट जो हम मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। बताना आपको कितने मार्क्स आए और कैसा एग्जाम लगा, आपको 100% बताना। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं अब इम्प्रूव या और चीज़ें नहीं इंक्रीज कर सकता इस चीज़ के अंतर्गत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड हमारा मॉक टेस्ट है। ये 10,000 एमसीक्यू कोर्स का पार्ट है जो हमारा पेड कोर्स है, और इस क्लास को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसे हुआ, नंबर कितने आए। आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज भेज सकते हैं। आप लोगों को मैंने आपका जो है नाम मैंने बताया हुआ है कि मुझे कैसे आप मैसेज शेयर कर सकते हो यहाँ पे। सो गाइज अच्छे से पढ़ना, एमसीक्यूज़ को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा मैं। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से सुनना, सिर्फ ये नहीं कि इसका आंसर ए है इसका आंसर बी है, ऐसे मत सुनना, ठीक है। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस इन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो हमारे सीपीएसई हैं यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र हैं, इसमें जो इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बात तो जो डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, डिस इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है ये हमने अपनाई थी 1991-1992 के अंतर्गत, जब हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करी थी। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है गवर्नमेंट कंपनीज के अंतर्गत, और इसका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो जाए, मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्न तरीके से वो काम करे, अपग्रेड करे पॉलिसीज़ को, टेक्निकल स्किल्स को, और इससे हमारे न्यू एसेट्स क्रिएट होने चाहिए। अगर हमारे न्यू एसेट्स क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली बात है हम इंप्लॉयमेंट को जनरेट कर पाएंगे, इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को आपको मिलेगी, और इससे जो पब्लिक डेट है आपका, जो आपने उधार ले रखा है, ठीक है, पब्लिक डेट जो है अपना, पब्लिक डेट जो है उससे आप मुक्त भी हो पाएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये तो यही है। और इसके साथ जो आपके नेशनल रिसोर्सेज हैं या एसेट्स हैं, नेशनल रिसोर्सेज या एसेट्स जो हैं उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमल यूज़ करना है, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़े और हमारी पब्लिक इंटरप्राइजेज जो हैं वो मॉडर्नाइज हो पाएँ। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रहती है। तो पॉइंट नंबर 1, the government intends to use the revenue earned from the disinvestment mainly to pay back the external debt। ये इसका मेन मकसद ये होता है कि एक्सटर्नल डेट को आपने कम करना है, ये इसका मेन मकसद नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। हाँ ये ठीक है, पब्लिक डेट को आप बचा सकते हैं, अकेला इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम एक्सटर्नल की ही बात करते हैं। मेन जो मकसद है इनका, व्यू न्यू एसेट क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना, इनका मेन मकसद होता है। दूसरा पॉइंट है, द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू टेन इट्स मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द सीपीएसई। ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैक्सिमम टाइम करती है 49% ही डिसइन्वेस्टमेंट करती है, 51 अपने पास रखती है, ताकि जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का उसी के पास रहे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत बन जाता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, नीदर 1 नॉट 2। इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी। यहां पे देखिए जी,
जो है आपके डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव वही मैंने जो आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर को अपने जो है लेके आए, जिससे आपका प्राइवेट पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, मॉडर्नाइजेशन आएंगे, प्रैक्टिसेस आएंगे, जिससे हम न्यू जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। सोशल सेक्टर के फाइनेंस कर पाएंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो पॉलिसी कवर होगी जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है अपना काम खुल के कर पाएंगे। और इसमें जो है हम अपना ये जो पब्लिक जो होती हैं आपकी मतलब कंपनीज होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं, एक स्ट्रैटेजिक एक नॉन स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम करती है, इतना नहीं करती, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस वगैरह, ट्रांसपोर्ट, पावर, पेट्रोलियम, कोल, ये सब चीज़ें, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह, तो ये आपकी स्ट्रैटेजिक कंपनीज होती हैं। इन स्ट्रैटेजिक कंपनी के अंतर्गत जो है प्राइवेटाइज करेंगे या मर्ज करेंगे आप लोग, और इससे जो है ये आपका मतलब बेयर मिनिमम हम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से कंट्रोल यहाँ पे छोड़ लिया है, क्लियर। और नॉन स्ट्रैटेजिक जो सेक्टर्स होते हैं इसमें सीपीएसईज को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको बंद कर दिया जाता है, जो नॉन स्ट्रैटेजिक होती हैं। पॉइंट क्लियर। सो दिस इज अ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत ये आपको इवेंट्स देखने को मिले थे। ये पहला कौन सा हुआ था, दूसरा कौन सा हुआ था? गांधी जी की दांडी मार्च, जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच के करी थी गुजरात में, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक का ये टाइम था आपका, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का। पूना पैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932, जिसमें पूना की जेल, यरवड़ा जेल के अंतर्गत ये साइन हुआ था। इसे हम गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें मदन मोहन मालवीय जी और भीमराव अंबेडकर जी के साइन देखने को हमें मिलते हैं। 10 साल के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई थी फॉर द अपलिफ्टमेंट। कॉम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था 16 अगस्त को। राम से मैकडोनल्ड अवार्ड, जातिवाद के ऊपर ये अवार्ड घोषित किया गया था रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। गांधी इरविन पैक्ट, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। सो यहाँ पे डेट देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कौन बनेगा? पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा और फिर दूसरा। सो 1 4 3 2 बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। 1 4 3 2 इज द करेक्ट वन, 1 4 3 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पेट्रोलियम प्रोडक्शन? पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए इनमें से स्टेटमेंट जो है आपकी कौन सी करेक्ट है? 60% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द मिडल ईस्ट। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि 60% से ज़्यादा मिडल ईस्ट में देखने को मिलता है, मेनली ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी में, इन एरियाज में आपका जो है मेनली देखने को मिलता है पेट्रोलियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। तो पहला पॉइंट सही है। पेट्रोलियम रिजर्व इन अलास्का इज सर्टिफाइड इक्विवेलेंट टू द टेक्सास, जो यूएस में है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। और जो ये बिल्कुल सही है। यूएस जो है आपका प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर है और इंपोर्टर है पेट्रोलियम के लिए, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑल आर ट्रू। ये बेसिक क्वेश्चन था आपका, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ये स्टैटिक पॉइंट है आपके, अगर आपको पता है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर नंबर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोल के लिए आपको पता है ब्लैक रेवोल्यूशन देखने को हमें मिला था, ब्लैक रेवोल्यूशन। और जैसे जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, क्रूड पेट्रोलियम निकालते हैं, तो उसके बाद पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन को हम अलग अलग जगह के ऊपर जो है डिवाइड कर देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आपका जो है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। उससे हम इसको अलग अलग करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के तरीके से। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यूएस का जो बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है यूएस है, फिर उसके बाद सऊदी है, बट इंपोर्टर भी है यूएस, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। चलिए जी। Who had suggested that shifting Earth on its axis is one of the factors responsible for climatic change? अगर धरती जो है अपनी एक्सिस से, अपने एक जगह से एक्सिस से जो है इधर को जाती है, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा इससे, ठीक है। क्योंकि आपका एक्सियल टिल्ट हो रहा है। एक्सियल टिल्ट का मतलब क्या हो गया? आपकी जो सेंट्रिसिटी है, ई सेंट्रिसिटी है, वो वेरिएट कर रही है, जिसमें साइक्लिकल वेरिएशन होंगी सोलर रेडिएशन के लिए, जो कि धरती के ऊपर पहुंचती हैं। जब सोलर रेडिएशन में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज भी देखने को आपको मिलेगा। और ये थ्योरी किसने बताई थी हमें? सो ये थ्योरी बताई थी, दैट इज मिलुटिन मिलेनकोविच ने हमें बताई थी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मिलुटिन मिलेनकोविच इज द करेक्ट आंसर। मिलुटिन मिलेनकोविच, आंसर नंबर बी इज द राइट वन, आंसर नंबर बी।
ये जो लिखा हुआ ना रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल के बारे में हमें बताया था और इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखा था, माइक्रोग्राफिया के अंतर्गत लिखा था। और सेल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। सो हियर इज द नेम, दैट इज मिलेनकोविच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन स्ट्रेटोस्फीयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, नेचुरली रेगुलेट हम कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है जो ओजोन होती है ना, ओजोन दैट इज O3, वो दो तरीके की है, एक तो गुड ओजोन है और एक आपकी बैड ओजोन है। तो इस बैड ओजोन को रेगुलेट करना है हमने। गुड ओजोन तो आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में यूवी रे से हमें बचाती है, और बैड ओजोन आपकी देखने को मिलती है ट्रोपोस्फीयर में, क्लियर, जहां पे धुआं वगैरह इकट्ठा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का चीजें देखने को आपको मिलती हैं। और मैंने आपको बताया था इस चीज को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, एसिड रेन की फॉर्म में धरती के ऊपर बारिश हो जाती है। वो एसिड रेन होती है सल्फर डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नीचे आ गया, धरती के ऊपर आ गया, तो ऑब्वियसली बात है ओजोन जो है वो नेचुरली रेगुलेट हो जाएगी। और ट्रोपोस्फियर जिसे हम शोम मंडल कहते हैं, यहीं पे मैंने आपको बताया हुआ है रेनफॉल का फिनोमिना, क्लाइमेट का फिनोमिना, वेदर का फिनोमिना, यहीं पे हमें सब कुछ चीजें देखने को हमें मिलती हैं। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, आपके दिमाग में हैं। सो लेवल ऑफ ओजोन जो है नेचुरली रेगुलेट किसके साथ हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहा जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज़ करते हैं, ऑपरेशन वगैरह में यूज़ करते हैं बेहोश करने के लिए। ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगेन ग्रीन हाउस गैस है आपकी। वाटर वेपर, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं, एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं। सो ऑब्वियसली बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट तो करते हैं ये, इसको नेचुरली रेगुलेट नहीं किया जा सकता। इसको नेचुरली रेगुलेट कौन करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने हमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया था। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और मीथेन। तो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाली बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे कि इन ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब इन्वायरमेंट को हीट करके रखना, यानी कि एटमॉस्फेयर को हीट करके रखना, जिसमें वाटर वेपर आ जाते हैं आपके, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाती हैं आपकी, और इसके अलावा इंफ्रारेड वाटर वेपर के अलावा आपके जो हैं ओजोन जो है ये आपका इफेक्ट शो करती है यहाँ पे। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द राइट वन। और अगेन ओजोन को हम मेजर कैसे करते हैं? डॉप्सन यूनिट से, डॉप्सन यूनिट से हम मेजर करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ओजोन को जो आपने कहते हैं कि ओजोन थिन हो रही है, यानी कि पतली हो रही है, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जैसे कि आपके क्लोरीन की बात करूं, ब्रोमीन की बात करूं, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स, ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, आपके ओजोन को ये थिन बनाते हैं। ओजोन को थिन बनाने के लिए ये फ्री रेडिकल्स काम मतलब हेल्प करते हैं थिन बनाने के लिए, बट हमें थिकनेस चाहिए ही चाहिए। थिकनेस चाहिए, क्यों चाहिए थिकनेस? थिकनेस इसीलिए चाहिए ताकि यूवी रेज हमारी धरती के ऊपर ना आ पाए। और मैंने आपको बता दिया थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। और ओजोन की जो थिकनेस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है स्प्रिंग सीजन में, और सबसे कम जो लोएस्ट होती है वो आपकी जो है रेनी सीजन में होती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? इंटरनेशनल टाइगर डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को, 29 ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो मेन एम है वो टाइगर की कंजर्वेशन को लेके चलता है, और इसमें हम अवेयरनेस फैलाते हैं। और ये पहली बार टाइगर समिट हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग के अंतर्गत, तो हम सेलिब्रेट करने लगे थे। ये 2010 में जो है टाइगर समिट देखने को मिला था। टाइगर की बात करें, जो हमारा नेशनल आपका एनिमल देखने को मिलता है, ये नेशनल एनिमल है हमारा, और जिसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इज द नेम, नेशनल एनिमल पैंथेरा टिग्रिस। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। सो टाइगर, सो 29 ऑफ जुलाई इज द करेक्ट आंसर, 29 ऑफ जुलाई, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 29 ऑफ जुलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पैंथेरा टिग्रिस, सेव द टाइगर्स। जयपुर के जंतर मंतर को जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, अब तो जयपुर पूरी कंप्लीट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन जब जयपुर को 2010 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, तो कितना नंबर हुआ था?
तो ये 28th नंबर था आपका, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, 28th नंबर था ये। और अदरवाइज इंडिया में अभी कितनी हैं साइट्स? टोटल 40, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलती हैं। कल को चेंज हो जाए तो नंबर आप चेंज करेंगे। अभी रिसेंटली 2 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आई थी, वन इज अ धोलावीरा डेट इज़ इन द गुजरात, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। और दूसरा है डेट इज़ रामप्पा टेम्पल, क्लियर, दिस इज़ इन द तेलंगाना। तो ये घोषित किए गए थे दोनों आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सो टोटल नंबर अभी कितना है? टोटल 40। और जयपुर का जंतर मंतर को जब हमने इंक्लूड किया था तो वो है आपका 28। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर पेरिस में देखने को मिलते हैं। पेरिस में OECD के भी हेडक्वार्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के। तो आंसर नंबर बी 28 इज द करेक्ट वन। 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव इनमें से किसे कहते हैं? मैकेनिकल वेव वो होती हैं तरंगे, यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, वो होती हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स। और ये मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। सो ये किसी भी मीडियम से हो जाएगा। और यहाँ पे साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स एंड साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रेडियो वेव्स, एक्स रेज, लाइट वेव्स, ऑल दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स, ये सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। साउंड वेव इज द राइट वन। साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में देखने को मिलेगा, देन लिक्विड में, देन गैसेस में। अगेन अगर आपसे पूछा जाए मून के ऊपर अगर हम कोई बम फेंक दें, ठीक है, जब मून के ऊपर कोई बम फट जाए तो आपको साउंड सुनाई देगी? धरती के ऊपर नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सरेज को डिस्कवर किसने किया था? रॉयंटजन ने। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल हम रडार में यूज़ करते हैं, रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंज, जिससे हम पता कर लेते हैं कि कोई जहाज़ कितनी देर से, मतलब कितनी स्पीड से, कितनी मतलब साइड से, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। लाइट वेव्स जो होती हैं आपको स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमने यूनिट चेंज किया, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, क्लियर। लाइट ईयर क्या होता है? ये एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ए 1 ईयर। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर। और अदरवाइज 10⁻15 मीटर का आपका डिस्टेंस होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर, अगेन यूनिट चेंज किया है हमने। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है, बिजली गड़गड़ाहट होती है, तो हमें लाइट दिखती है या पहले साउंड सुनाई देती है? तो हमें पहले लाइट दिखती है, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड होता है उसकी तो 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। सो ऑब्वियसली बात है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो हमें पहले लाइट दिखेगी। विच यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम यूरेनियम का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, आइसोटोप यूज़ करते हैं? पहली तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? जिनमें एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या जो होगी आपकी सेम होगी, एटॉमिक नंबर सेम। द्रव्यमान संख्या जिसे हम मास नंबर कहते हैं वो होगा आपका डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आपका आइसोटोप, क्लियर। और यूरेनियम 233 एंड यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 जो होते हैं आपके, ये मोस्ट कॉमन यूज्ड आइसोटोप हैं, यूरेनियम के होते हैं। तो इसमें कौन सा हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं? यहाँ पे आपका 235 और 238 में एक ही ऑप्शन में है, दैट इज सी ऑप्शन 235। आंसर नंबर क्या बनेगा? दैट इज सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। अगर हम यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर हम यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यूरेनियम इनरिचमेंट के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम इनरिचमेंट के नाम से जाना जाता है अगर हम यूरेनियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो यूरेनियम यूज़ किया जाता है। यूरेनियम की जो ओर हैं वो कौन सी हैं आपकी? दैट इज पिच ब्लेंड। यूरेनियम की ओर है पिच ब्लेंड, और ये पिच ब्लेंड ओर है थोरियम की भी, याद रखना। थोरियम हमारे इंडिया में मिलता है, दैट इज इन द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल।
मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल में हमें देखने को मिलता है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और जो हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम जो है हमारे इंडिया में कहाँ पे मिलता है, जादूगोड़ा माइंस में। जादूगोड़ा माइंस ऑफ द जादूगोड़ा माइंस में हमें देखने को मिलता है, डैट इज इन द झारखंड। झारखंड में देखने को हमें मिलता है जादूगोड़ा माइंस ऑफ झारखंड में। और यूरेनियम डेटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यूरेनियम डेटिंग जो है आपकी हेल्प करती है रॉक्स की एज को फाइंड आउट करने के लिए। रॉक्स की एज यहाँ से फाइंड आउट करी जाती है। इसमें हम यूरेनियम 235 और 238 वगैरह की रेशियोज वगैरह को हम देख लेते हैं और इससे हम पता कर सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी, यूरेनियम 235 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना। आंसर नंबर सी, यूरेनियम 235 एंड 238, जिसमें एटॉमिक नंबर जो है आपका सेम है 92 और जो आपका जो मास नंबर है वो है डिफरेंट। मास नंबर जो होते हैं, द्रव्यमान संख्या जिसे हम कहते हैं, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यूरेनियम जो आपका एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, सो यहाँ पे अगर करके आपके प्रोटॉन इतने आ जाएंगे और आपके न्यूट्रॉन ये आ जाएंगे, इसको माइनस करके, और ये 238 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 92, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास नंबर 238, तो न्यूट्रॉन इस तरीके से निकल आएंगे। सो ये आपको मैंने कंडीशन बता दी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो त्रिवेंद्रम के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है, ये किस चीज़ के साथ कंसर्न रखता है? ये आपने सिर्फ इतना पढ़ते हैं, हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है, दैट्स इट। बट ये किस चीज़ के साथ संबंधित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो संबंधित है आपका, वो रिसर्च इन प्रोपेलेंट फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स के साथ संबंधित है। बिल्कुल, यहाँ पे हम जो भी फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं उसके साथ हम संबंधित हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। हम रॉकेट्स के साथ भी संबंधित हैं, सैटेलाइट के साथ भी, सैटेलाइट भी हम लॉन्च करते हैं यहाँ से। क्लियर, देखते हैं आगे, मतलब डेवलपमेंट करते हैं सैटेलाइट लॉन्च की। दूसरा पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, टू लॉन्च द साउंडिंग रॉकेट टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स ऑफ द मीटेरोलॉजी, तो ये गलत पॉइंट है, इसमें ऐसा नहीं है। डिजाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च, ये बिल्कुल सही है कि आप सैटेलाइट लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 and 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए ऑप्शन, क्लियर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपका, ये जो है ये बना था, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखने को आपको मिली थी जब आपका इसरो बना था। इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बेंगलुरु के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। विक्रम साराभाई जो हैं, इनको क्रेडिट जाता है हमारे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है प्रॉपर तरीके से जो है विक्रम साराभाई जी के साथ संबंधित है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कह देते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। रॉकेट्स के साथ और सैटेलाइट लॉन्च की डेवलपमेंट के साथ संबंधित है। आंसर नंबर 1 and 4 इज द करेक्ट वन। 1 and 4 हियर इज द विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, पानी से जो हल्का इनमें से कौन सी चीज है? देखिए, वाटर की अगर हमें डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर की मतलब इनमें से लाइटेस्ट कौन है, वो है सोडियम। बस आंसर याद कर लेते हैं, इसमें सोडियम इनमें से लाइटेस्ट देखने को आपको मिलता है। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। अब वाटर जो है, वो वाटर के अंदर अगर इंप्योरिटीज देखने को आपको मिलें तो आपको पता है कि वाटर जो है डेंस हो जाएगा, आपका चीज़ें डेंस हो जाएंगी वहाँ पे। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो एल्यूमिनियम की जो ओर है वो है आपकी बॉक्साइट और एक है कोरंडम, तो दीज आर द ओर्स, क्लियर। एल्यूमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल देखने को आपको मिलता है, सबसे ज़्यादा मेटल है ये। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्नीशियम हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, जो कि क्लोरोफिल के सेंटर में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल के सेंटर में, डेट इज मेसोफिल सेल्स के अंतर्गत, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प करता है। तो याद रखिए। सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ, सोडियम और पोटाशियम ये दोनों ऐसे आपके मिनरल हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत। हमारी बॉडी में जो है एसिड बेस बैलेंस तो करते हैं, वो आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम इज द राइट वन। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज सिडेटिव, सिडेटिव इनमें से कौन सा है?
सिडेटिव कौन सा है इनमें से? एक जो है आपकी मतलब बेहोश करने वाला कह सकते हो, सिडेशन कह सकते हो, बेहोशी वाला, और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये, जो कि डॉग्स के लिए यूज़ करी जाती है। इनमें से जो ऑप्शन है वो एंटी एपिलेप्टिक जो थोड़े से सर घूमने लग जाता है ना, जैसे हम कहते हैं दौरा पड़ने लग गया, सो वो सब चीज़ें। सो इनमें से वो है आपका पोटाशियम ब्रोमाइड। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पोटाशियम ब्रोमाइड जो होता है वो आपका ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस यानी कि सुगंध वगैरह नहीं आती, कलरलेस भी है, कलर कुछ भी नहीं है इसके अंतर्गत, कलरलेस क्रिस्टल्स देखने को हमें मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वाइट ग्रैनुलर होता है, पंजेंट टेस्ट होता है इसका। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। इथाइल एल्कोहल जो जिसे हम कहते हैं शराब, शराब बनाई जाती है फर्मेंटेशन के तरीके से, जिसे हम कहते हैं किण्वन। इसमें हम ग्लूकोज को जो कन्वर्ट करते हैं इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और मेथड इज फर्मेंटेशन, और आपका जो इंजाइम होता है वो होता है जाइमेज इंजाइम, क्लियर, जिसमें आपका फर्मेंटेशन से इथाइल एल्कोहल तो बनती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका रिलीज होता है यहाँ पे। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पोटाशियम ब्रोमाइड इज द राइट वन, पोटाशियम ब्रोमाइड, KBr इज द फॉर्मूला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन सुनने को, नई चीज़ें पता करने को मिली होंगी आप लोगों को, और मैं 100% कह सकता हूँ बहुत बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए होंगे इस टेस्ट के अंतर्गत। व्हाट इज बिस्फिनॉल ए? बिस्फिनॉल ए क्या है? बिस्फिनॉल जो है एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड है आपका, जो कि हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स वगैरह बनाने को यूज़ करते हैं आपका, रेजिन्स को बनाने में, इपॉक्सी रेजिन्स को बनाने में आप इस्तेमाल करते हैं। और जो देखने को मिला था हमें, जैसे कि पॉलीकार्बोनेट जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं उसके अंतर्गत ये यूज़ होता है, हार्ड प्लास्टिक्स में, क्लियर, ये यूज़ किया जाता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं, फूड और बिवरेज कंटेनर्स में यूज़ करते हैं, जो भी आपकी एल्युमिनियम कैंस होते हैं उनकी लाइनिंग वगैरह बनाने में आप काम करते हैं, और इसका कमर्शियल यूज़ हमें 1957 में देखने को हमें मिला था। सो बिस्फिनॉल ए क्या है? सो ये यूज़ किया जाता है आपका कंपाउंड फॉर द पैकेज इंडस्ट्री, फूड पैकेज इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्लास्टिक और रेजिन बनाने में भी हेल्प करता है और पैकेजिंग वगैरह में भी मदद करता है। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिस्फिनॉल ए। द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ए स्टेम? इनमें से जो है आपका कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि स्टेम नहीं है? नॉट ए स्टेम यानी कि उसमें आपका कोई और पार्ट होगा। अगर मैं बात करता हूँ शुगर केन की, पोटैटो की, ठीक है, और आपका जिंजर की, ये सारे क्या हैं? दे आर द मॉडिफाइड स्टेम, दे आर द मॉडिफाइड स्टेम, क्लियर, मॉडिफाइड स्टेम है, इनके अंतर्गत जो स्टोरेज ऑर्गन है वो स्टेम है। और जो आपका स्वीट पोटैटो है, ये शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, ये आपका पार्ट है रूट वाला पार्ट, क्लियर, ये रूट वाला पार्ट है, और ये डेवलप होता है कहाँ से? रेडिकल से, ये डेवलप्ड होता है रेडिकल से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, स्वीट पोटैटो इज द राइट वन, आंसर नंबर डी, स्वीट पोटैटो। तो हियर इज द स्वीट पोटैटो, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, सोडियम कम होता है, फाइबर होता है, फैट फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ मतलब आपके जो भी डेट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब चीज़ों का मिक्सचर अच्छा है ये शकरकंदी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल? ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर। प्लांट और एनिमल सेल के अंतर्गत जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट। बिल्कुल सही पॉइंट है ये आपका। प्लांट सेल के बाहर जो लेयर होती है वो सेलुलोज की वॉल होती है, एनिमल सेल के अंतर्गत नहीं होती, और ये सेल वॉल क्या करती है? बाहर प्रोटेक्शन से हमें बचा के रखती है। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। गलत पॉइंट है ये। प्लांट सेल के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल के पास भी होती है, और ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखें, मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि इस प्लांट जो सेल होता है उसमें एक ही आपका वैक्यूल होता है, जिसमें आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो आई मीन वहाँ पे मतलब प्रॉपर तरीके से जो है कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और वेरियस फंक्शन रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही एनिमल सेल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को आपको मिलते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा पॉइंट सही है और दूसरा पॉइंट आपका गलत है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। आंसर नंबर सी। तो यहां पे देख लीजिए, कंपैरिजन करते हैं, दोनों में प्रेजेंट क्या है, दोनों में एब्सेंट क्या है। प्लांट सेल के अंतर्गत सेल वॉल होती है, यहां पे नो सेल वॉल। यहां पे बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, यहां पे स्मॉल होते हैं जब कोई भी वैक्यूल नहीं होता। इसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, इसमें नहीं होता। फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, इसमें भी फ्लैजिला होता है। दोनों में कॉमन चीजें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह याद रखना। अब इनके कुछ फीचर्स आपको मैं बता दूं। सेल वॉल जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है, जो कि बाहर प्रोटेक्शन से हमें हेल्प करता है। वैक्यूल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के लिए देखने को आपको मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत डीएनए होता है, इसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फ्लैजिला मूवमेंट के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है आपका, और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिन्हें हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, याद रखें। गोल्जी अपरेटस जो कि आपका ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट फॉर द सेल में मदद करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। न्यूक्लियस जो है इसके अंतर्गत डीएनए होता है, और इसे हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं, कंट्रोल रूम इसको कहते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पानी होता है। राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं, जो कि आपके इसको और क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है आपका, ठीक है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये प्रोसेस आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, केंद्रक में। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सो ये आपका कंपैरिजन है प्लांट्स और एनिमल सेल्स का। क्लियर? आई थिंक आपको सारा सेल टॉपिक भी पढ़ लिया होगा आपने एक क्वेश्चन में ही मेरे साथ। द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज, बिटरनेस मतलब खट्टापन जो लगता है हमें, कड़वाहट जो लगती है, तो वो कहाँ पे लगती है? कड़वाहट बिटर जब हम दवाई लेते हैं तब लगती है, तो हमेशा पोस्टीरियर एंड के ऊपर लगता है, पीछे हमें लगता है। बिल्कुल सही, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दवाई आप रखते हैं तो बिटर यहाँ पे लगता है। स्वीट आपकी टिप पे ऊपर होता है, साइड में आपका सॉल्टी होता है, अगेन कॉर्नर्स में आपका सॉर। क्लियर? बिटर जो है आपका कड़वाहट जहाँ पे दवाई रखते हैं। सो दीज आर द टेस्ट बर्ड्स। क्लियर? याद रखें, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज, इनमें से जेनेटिक डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है? नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज। आंसर नंबर ए, रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, रात को दिखना बंद हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। क्लियर? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, जीरो ऑप्थेल्मिया भी देखने को मिलता है, आंखें सूखी पड़ जाती हैं, ड्राई पड़ जाती हैं, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? एल्बिनिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो एल्बिनिज्म जो है एक जेनेटिक डिजीज है। इसके अंतर्गत जो है आपका मेलानिन पिगमेंट जो होता है, जो कि कलर फॉर्मेशन करता है, मेलानिन पिगमेंट, ये पार्शली या कंप्लीटली एब्सेंट होने लग जाता है, आंखों से, बालों से, आई से, इन जगहों से। क्लियर? तो आपका पिगमेंट जो है खत्म होने लग जाएगा, मेलानिन पिगमेंट, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो है हमारी बॉडी में कलर भी देता है। क्लियर? ये खत्म होने लग जाएगा तो जेनेटिक डिजीज है ये। हीमोफीलिया, ये आपका जो है इसे हम रॉयल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, रॉयल्स डिजीज के नाम से जानते हैं। ये पहले जो है क्वीन विक्टोरिया में देखने को मिली थी। और हीमोफीलिया जो है आपकी सेक्स लिंक डिजीज है, दैट मीन्स अगेन आपका जेनेटिक डिजीज है ये। और इसमें जो रक्त का थक्का जमता है, ब्लड क्लॉट जो होता है, वो बहुत ज़्यादा देर में रुकता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कर्नल ब्लाइंडनेस इज अगेन द सेक्स लिंक डिजीज, जेनेटिक डिजीज है। अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हो तो रेड कलर और ग्रीन कलर वो पहचान नहीं पाता, अच्छे से पहचान नहीं पाता कि कौन सा कलर है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? सिम्टम्स, आंखें ड्राई और ब्लर विजन, पुअर विजन डिम लाइट में, आइज जो हैं टायर्ड हो जाएंगी अगर आप बहुत ज़्यादा जो है आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, बुक्स की तरफ देखते हैं, सो ये देखने को मिलता है। और विटामिन ए जो होता है आपका, सो डैट इज द फैट सोलेबल वाइटामिन। फैट सोलेबल होते हैं ए, डी, ई और के, और वाटर सोलेबल होते हैं बी और सी। विटामिन वर्ड हमें किसने दिया था?
फंक ने हमें दिया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है, इसका मतलब क्या है। दिस जो है दिस सिस्टम इज फंडेड ऑन द शेयरिंग बेसिस, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। सेंट्रल सब्सिडी जो है आपको यहां पे मिलती है 75%, ये भी आपका सही है। और स्टेट सब्सिडी 25%, ये गलत है, ये गलत है। तो पहले तो आंसर टिक करो, ए आंसर इज द राइट वन। अब इसको बात करते हैं कि क्या है ये इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन जो स्कीम है आपकी, एक्चुअली ये क्या है। इसके अंतर्गत जो डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिसेस है, रात को नाइट सॉइल को कैरी करने की, कैरिंग नाइट सॉइल, रात को मिट्टी उठाने की, उसको डीह्यूमनाइज करना है आपको। और इसके अंतर्गत जो ड्राई लैट्रिन्स वगैरह होती हैं, जो खुले में शौच कर जाते हैं, सूखे हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो उसको हमने क्या करना है, एक मिट्टी का गड्ढा बनाना है, पिट पोर बनाना है। वहां पे लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम के अंतर्गत हर हाउस होल्ड के अंतर्गत उसको उसमें मतलब हमने करना है, जहां पे लैट्रिन्स वगैरह नहीं है, जहां अर्बन एरियाज के अंतर्गत जहां पे आपका शौच देखने को नहीं मिलता। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1980-81 में देखने को आपको मिली थी ये वाली स्कीम। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने पहली, अगर मैं बात करूं, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने की थी इसको, पर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ जो वेलफेयर है आपकी मिनिस्ट्री, इसको लेके चली गई थी। फिर अब अगेन इसके अंतर्गत अब किसके अंतर्गत आती है, ये आती है अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंतर्गत देखने को आपको मिलती है। अगर आपसे पूछा कि अब ये स्कीम किसके अंतर्गत आती है, तो आप बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंतर्गत देखने को हमें मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, अगेन इसमें हमने स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है ताकि जो ड्राई शौच आप कर रहे हैं वो एनवायरमेंट में ना जा सके, क्योंकि इन्वायरमेंट में जाएगा तो प्रॉपर तरीके से वहां पे क्या होंगी, बीमारियां फैलेंगी, बीमारियां फैलने से हमें बचाना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब इसका शेयरिंग बेसिस पे तो है ही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो है 75% है, स्टेट गवर्नमेंट का परसेंटेज शेयर है आपका 15% है, और जो बेनिफिशियरी शेयर होगा, जो बेनिफिट लेगा, वो आपका 10% शेयर उसका देखने को मिलेगा। और अपर सीलिंग कॉस्ट जो है फंड मतलब आपका 2 पिट पोर फ्लश बनाने की, तो वो है आपका 10,000 रुपीज, यानी कि 10,000 रुपये आपको फंड किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग वो स्टेट जहां पे आपके हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज के अलावा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जो हिली एरियाज की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पे 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है आपको दे दी जाती है, जो 10,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट 25% और एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ शेयरिंग कॉस्ट का आपको। अगर हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो सेंटर 75, स्टेट 15 और बेनिफिशियरी 10। 10,000 रुपया आपको दिया जाएगा जो है फंड के लिए, जो मतलब पिट पोर बनाने के लिए। और जो हिली एरियाज में रहते हैं उनको 25% एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो आंसर नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2। इनमें से ऐसी कौन सी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें 16 महाजनपद की बात करी गई है 6th सेंचुरी BC के अंतर्गत। जनपद क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे टेरिटोरियल एरियाज होते हैं, महाजनपद एक बड़ा एरिया होता है। और बुद्धिस्ट पुस्तक की अगर मैं बात करता हूं तो अंगुत्र निकाया में देखने को आपको मिलता है, ये आंसर नंबर डी। और अगेन अगर मैं जैन टेक्स्ट की बात करता हूं तो जैन टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है, और उसका नाम है भगवती सूत्रा। भगवती सूत्रा उसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जैन टेक्स्ट में, भगवती सूत्रा में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, क्लियर। और ये जैन भगवती टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट है आपका भगवती सूत्रा, तो आंसर नंबर डी इज द राइट वन। दिग्ग निकाया, दीपवामसा, ये जो दीपवामसा जो है आपकी, दीपवाम्बा महावामसा जो है, ये श्रीलंका के अंदर सिलोन के अंतर्गत बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। त्रिपिटक आपके बुद्ध धर्म के अंतर्गत देखने को मिलती है, जैसे कि आपके विनय पिटक है, सुत पिटक है, अभिधाम पिटक है। विनय पिटक उपाली ने लिखी थी, क्लियर। सुत पिटक आनंद ने लिखी है। और ये दोनों पुस्तकें पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी, राजगीर में, जिसने करवाई थी दैट वाज अजातशत्रु ने। थर्ड अभिधाम पिटक लिखी गई थी पाटलिपुत्र में, मोगालिपुत्तिस वाज द चेयरपर्सन, अशोक ने ये मीटिंग करवाई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी, अंगुत्र निकाया इज द करेक्ट आंसर, अंगुत्र निकाया। 16 जनपद के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डांगदेव ये रूलर हैं कौन सी डायनेस्टी के। डांगदेव जो हैं ये चंडेल वंश के जो हैं आपके राजा हैं, चंडेल वंश, चंडेल वंश। जेजा कबूती,
जेजा कबूती, चंडेल्स ऑफ जेजा कबूती, इसके जो हैं राजा हैं ये, और इन्होंने जो है आपका दैट इज कंदारिया महादेव टेम्पल जो है आपका बनाया था। कंदारिया महादेव टेम्पल, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, कंदारिया महादेव टेम्पल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जो डांग देव है इन्होंने मोक्ष लिया था बाय अबैंडिंग हिज बॉडी, अपनी बॉडी को वाटर में, गंगा के पानी में जो है आपका मतलब वहाँ पे अबैंडन कर दिया गया था, जहाँ पे संगम होता है गंगा और यमुना का, मिलता है, मिलाप होता है, दैट इज़ इन द प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में। और तो यहाँ पे इन्होंने अपनी बॉडी को अबैंडन भी कर दिया था। तो आंसर नंबर 1 दैट इज जीजा कबूती ऑफ चंदेल। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चंडेल वंश ने एक आपका मंदिर बनाया था, खजुराहो टेम्पल, ये आपको पूछा जाता है। खजुराहो टेम्पल एमपी के अंतर्गत चंडेल वंश के द्वारा बनाया गया टेम्पल है। तो आंसर नंबर 1 दैट इज चंदेल ऑफ जीजा कबूती। तो हियर इज द चंडेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग has given a detailed description of the postal system during the सल्तनत पीरियड। पोस्टल सिस्टम की बात में बात करी थी, ये पोस्टल सिस्टम जिसमें हम चिट्ठियां वगैरह जिसे हम कह देते हैं, डाक कह देते हैं, क्लियर। सो ये हमें बताया था इब्न बतूता ने। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो आया था मोरक्को से आया था, किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, क्लियर। और इसको अपॉइंट किया गया था काजी ऑफ दिल्ली, जो कि जुडिशियल एक्शन रोल प्ले करता था, जो कि जुडिशरी के बारे में मतलब कोई न्याय वगैरह देना हो उसके बारे में बात करता था। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहला, रहला, ठीक है, और रहला पुस्तक कह देते हैं हम, और सफ़रनामा जिसे हम कह देते हैं, रहला और सफ़रनामा, ये लिखी थी किसने, इब्न बतूता ने। आमिर खुसरो, जिन्हें हम पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, दैट इज तोते ए हिंद, निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य हैं आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक के जनक भी बोला जाता है इनको, शास्त्रीय संगीत के। और आमिर खुसरो जो हैं बलबन से लेके तुगलक वंश तक रहने वाले अकेले पर्सन जो हैं वो ये हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने फतूहत ए फिरोज शाही नाम की पुस्तक भी लिखी है, फतूहत ए फिरोज शाही ऑटोबायोग्राफी है इनकी। दीवाने बंदगन जो डिपार्टमेंट बनाया था स्लेव्स के लिए, वो इन्होंने बनाया था, ठीक है। और दीवाने बंदगन बनाया, और दीवाने खैरात जिसमें हम गरीब लड़कियों की शादी करवाते थे ये, ठीक है, वो बनाया। और ज़ियाउद्दीन बारानी की अगर मैं बात करते हैं तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही नाम की पुस्तक जो फिरोज शाह तुगलक के ऊपर है वो इन्होंने लिखी थी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इब्न बतूता, जो कि आया था मोरक्को से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंक्लूसिव इन द इस्टेब्लिशिंग अकबर एज ए नेशनलिस्ट। देखिए इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मतलब अकबर को राष्ट्रपति के रूप में सहायक नहीं है कि हाँ ये हुआ तो ये अकबर तो राष्ट्रवादी है। अकबर हैड फोरसेकन जो है इस्लाम, अकबर ने इस्लाम को त्याग दिया था, ये गलत है पॉइंट आप। अकबर ने इस्लाम को त्यागा नहीं था, अकबर तो सेकुलरिज्म की बात करता था। सेकुलरिज्म मतलब सब धर्म बराबर हैं, और इसीलिए इन्होंने एक नया धर्म स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड दीन इलाही, ठीक है। इसके अंदर सभी धर्मों का मिश्रण था, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें। अकेला हिंदू जिसने ज्वाइन किया था दैट वाज बीरबल, अबुल फजल वगैरह लोगों ने भी किया था, लेकिन बीरबल अकेला हिंदू था जिसने इसको ज्वाइन किया था। तो ये इस्लाम को त्याग देना ये नहीं है, टॉलरेंस पॉलिसी थी, रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी अकबर की। अकबर जो है खुद इंडिपेंडेंट व्यूज़ पेश करता था आपके रिलीजियस मैटर्स के ऊपर, ठीक है। और इसी चीज़ को करने के लिए इन्हें, आपको पता होगा, पिलग्रिमेज टैक्स जो है, इन्होंने जो हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगता था पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया टैक्स, वो जो है हटा दिया था, जो कि सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ब्राह्मण्स के ऊपर, तो इसको हटा दिया गया था। और इससे जो है प्रॉपर तरीके से बात बताता है कि हाँ इसने धर्म को अपनी पॉलिटिक्स से अलग रखा हुआ था। अगेन हिंदुओं के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे, मैट्रिमोनियल अलायंस राजपूतों के साथ भी बनाए थे इन्होंने, हिंदूज़ के साथ भी बनाए थे। हाईएस्ट जो आपकी सिविल और मिलिट्री पोजीशन है वो हिंदूज़ को देने लगे थे, ट्रांसलेशन करवाए थे स्क्रिप्चर्स को हिंदी, जो आपका हिंदू स्क्रिप्चर्स के लिए। इबादत खाना इन्होंने बनाया था, हॉल ऑफ प्रेयर, इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर इन्होंने बनाया था। तो दीज पॉलिसीज आर द जो है ये पॉलिसीज थी अकबर की। तो इसने इस्लाम को मतलब त्याग नहीं दिया था, ठीक है, हिंदू सेंटिमेंट्स को बचा के रखा हुआ था। जो है जोधा भाई इनकी वाइफ, उन्होंने मंदिर बनाए थे,
ठीक है, अकबर ने भी मंदिर बनाने के लिए बातें करी थी, आप करो, बनाओ, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके अकबर के नेशनलिस्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन ये इस्लाम को त्याग देना ये नेशनलिस्ट नहीं बताता। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी थी, लॉ यूनिटी थी, कल्चरल यूनिटी थी, रिलीजियस पॉलिसीज, यस। सो आंसर इसमें क्या बनेगा 1। ये आपकी पॉलिसीज नहीं बताती कि हाँ ये नेशनलिस्ट था। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से आपको कंसीडर करना है पहली स्टेटमेंट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। जो पहले यूरोपियन जिन्होंने ऑक्युपाई किया पौंडीचेरी को वो पोर्तुगीज थे, ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि पोर्तुगीज ने 16वीं सेंचुरी के अंतर्गत जो है पौंडीचेरी के ऊपर पहले यूरोपियन जिन्होंने कैप्चर किया था। सेकंड यूरोपियन पावर जो ऑक्युपाई करी है पौंडीचेरी ने वो फ्रेंच थे, ये गलत हो गया आपका पॉइंट। फ्रेंच नहीं थे वो, दूसरे थे डच थे ये, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड द पौंडीचेरी, इंग्लिश ने कभी भी पौंडीचेरी के ऊपर जो है आपका जो है डेट मीन्स नहीं किया, नहीं, ये आपका गलत है पॉइंट। 1761 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था फ्रॉम द फ्रेंच, बाद में फ्रेंच के पास आ गया था ना, तो फ्रेंच से इन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो तीसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर इसमें अकेला पहला ही आपका सही है। मैं रिपीट करता हूं, देखिए पहले यूरोपियन 16वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज थे, फिर डच आ गए, फिर डच के बाद फ्रेंच आ गए। फ्रेंच ने अपनी पहली जो है अपना ट्रेड सेंटर यहाँ पे पौंडीचेरी में स्थापित किया था 1674 में, 1674 में। 1693 में पौंडीचेरी को कैप्चर दोबारा से कर लिया था डच ने, और 1699 में दोबारा से किसके पास आ गया, फ्रेंच के पास आ गया आपका पौंडीचेरी कंप्लीटली। और फिर उसके बाद 1761 में अंग्रेजों ने अटैक किया और पूरा का पूरा जो है पौंडीचेरी अपने हाथ में कैप्चर कर लिया। और पेरिस ट्रीटी के अंतर्गत जो पौंडीचेरी है अब अंग्रेजों के पास आ चुका था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। पर बाद में अगर मैं बात करता हूं इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करता हूं, तो जब इंडिया की इंडिपेंडेंस थी तो उस टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट जो है आपका रूल कर रही थी पौंडीचेरी के ऊपर 1954 में, और इसको हमने आज़ाद करवाया था 1954 में, जो ध्यान रखना। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और अगेन आपको मैं बता दूँ, जो आपके ये पौंडीचेरी है नाउ द पुडुचेरी, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और दिल्ली भी पुडुचेरी भी दोनों यूनियन टेरिटरी जो कि 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत देखने को हमें मिला था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1, हु अमंगस द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन एंड सेड नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली। देखिए जी, सीधी सी बात यह है, जब शहादत हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मैं जो है मतलब जो आप दूध दे रहे हैं वो नहीं मैं पीऊंगा, मैं मदर मिल्क पीऊंगा क्योंकि मैं दोबारा जन्म लूंगा। एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द राम प्रसाद बिस्मिल जी। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ठीक है, ये सारे राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ये सारे पर्सन जो हैं काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के साथ संबंधित हैं। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट 1925 में हुआ था, जब इन्होंने 8,000 रुपये लूटे थे, और उसके अंतर्गत हमारा पैसा इंडिया से लंदन लेके जाया जा रहा था, और ये इस पैसे से इन्होंने हथियार खरीदने थे रेवोल्यूशनरीज ने, और अंग्रेजों के अगेंस्ट अटैक करना था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये स्टेटमेंट जो गाना है, सॉन्ग है, इन्होंने प्रचलित करवाया था। अदरवाइज ये सरफरोशी की तमन्ना लिखा किसके द्वारा गया है, बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखा गया था, और इसको प्रचलित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी शहादत मिली थी 23 मार्च 1931 को, 23 ऑफ मार्च 1931 को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका था 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके, और जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के साथ इन्वॉल्व हैं। भूख हड़ताल करी थी 64th डे के ऊपर, जतिन दास नाम के व्यक्ति की जो है रेवोल्यूशनरी की डेथ हो गई थी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी। अच्छा, अशफाक उल्ला खान की अगर मैं बात करूं, पहले मुस्लिम जिनको शहादत मिली थी, जिनको फांसी मिली थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल जी। सल्यूट टू द राम प्रसाद बिस्मिल जी। क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी नहीं।
क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition to reduce the short-lived climate pollutants is a unique initiative of the G20 group of the countries। ये आपका पॉइंट गलत है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition जो है एक आपकी वॉलंटरी पार्टनरशिप है गवर्नमेंट के बीच में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, बिजनेसमैन के बीच में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिनका मेन एम ये है कि आपने एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और जो आपका क्लाइमेट के अंतर्गत पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं उसको आपने बचाना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। और ये कॉलिशन जो है 53 कंट्रीज, जो 53 कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर बनाया है वेरियस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके। और दूसरा पॉइंट है, ये जो CCAC है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, ये फोकस करता है मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर फोकस करता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? और इसका जो मेन एम है वो यही है, आपने शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं उसको अवेयर करना है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, प्रॉपर तरीके से रीजनल और नेशनल लेवल के ऊपर आपको काम करना है, क्लाइमेट को बचाना है, मिनिमाइज करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है बच सके। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज द राइट वन, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर देखते हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, हिल गए हो गए आप क्वेश्चन पक्का 100%। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें कथनों को विचार करना है कि आपका क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। आसफ अली लुक्ड आफ्टर द वर्क ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946, जो कि आपकी अंतरिम टेम्परेरी सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी के अंतर्गत, उसमें आसफ अली को जो है आपका आसफ अली को रेलवे मिनिस्ट्री मिली थी। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर हम इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करते हो ना, इंडिपेंडेंस में तो जॉन मथाई को मिली थी। दूसरा पॉइंट देखिए, एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो लॉर्ड कर्जन ने पास किया था, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। और ये पास हुआ था कब? 1904 में, यानी कि एंशिएंट मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके आपको रखना है। हरिपुरा सेशन जो आपका 1938 का था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार चेयरपर्सन बने थे, प्रिसाइडेड बाय CR दास, ये आपका पॉइंट गलत है। क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट गलत है। स्वामी श्रद्धानंद सजेस्टेड नो टैक्स कैंपेन एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि नो टैक्स कैंपेन इन्होंने बात करी थी। सो पहला, दूसरा, चौथा पॉइंट आपके सही है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 4। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। CR दास की अगर मैं बात करता हूँ, CR दास, चित्तरंजन दास, क्लियर, और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर जो है आपकी स्वराज पार्टी बनाई थी 1 जनवरी 1923 के अंतर्गत, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी, गोदावरीज की ट्रिब्यूटरी जो हैं आपकी कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? गोदावरी की अगर मैं बात करता हूं तो गोदावरी जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है पेनिसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, और ये जो है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है 1465 किलोमीटर की। त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, ये आपके नासिक से स्टार्ट होती है, ठीक है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है आंध्र प्रदेश में जाके। सो मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वंशधारा ये तो नहीं है, ये तो एक रिवर है साउथ इंडिया के अंतर्गत। इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी, पर्णहिता इज द ट्रिब्यूटरी, पेनार इज द रिवर, सो ये भी गलत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सेकंड एंड थर्ड, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दैट इज द गोदावरीज की ट्रिब्यूटरीज हैं ये, ठीक है। गोदावरीज की ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे और भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। देखिए, इंद्रावती, प्रणहिता तो है ही है, पूर्णा, ठीक है, प्रणहिता, इंद्रावती, साबरी, प्रवारा, मंजरा और मनेर। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर, जो पेपर में पूछी जा सकती है। गोदावरी रिवर के ऊपर मैंने आपको बताया था कृष्णा गोदावरी डेल्टा बन जाता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक लेक जाती है, डेट इज कोलेरू लेक। गोदावरी रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट याद कर लीजिए। एक तो आपको याद करना है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो कि देखने को मिलता है तेलंगाना में। एक होता है पोलावरम प्रोजेक्ट, जो हमें देखने को मिलता है पोलावरम प्रोजेक्ट, डेट इज इन द आंध्र प्रदेश। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन, सेकंड एंड थर्ड। चलिए जी अगला देखते हैं।
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में है, उसके बाद किस में है। सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले में होती है, फिर सिल्ट में, फिर सैंड में। तो आंसर इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्ले जो मतलब गीली मिट्टी होती है वो वाली, सिल्ट, फिर उसके बाद सैंड। रेत में सबसे कम पानी होता है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर। आंसर नंबर ए। सॉइल की अगर मैं बात करता हूँ तो सॉइल की स्टडी को हम कहते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी आंसर नंबर ए। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये वाला पार्ट है जी आपका, ठीक है। तो सैंड वाला पार्ट, क्ले वाला पार्ट और सिल्ट वाला पार्ट, सबसे ज़्यादा क्ले में, देन उसके बाद सिल्ट एंड देन सैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, दोनों सही हैं, पहला सही है दूसरा गलत है। क्या है ऑप्शन? मैंग्रोव्स आर द स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग द सी कोस्ट। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव्स की जो रूट्स होती हैं पानी में इतनी धसी होती हैं कि उसके ऊपर पानी हवा का कोई प्रेशर नहीं पड़ता, जो आपकी वेव्स आती हैं उसका कोई प्रेशर नहीं पड़ता। और इनकी जो रूट्स के अंतर्गत जो देखने को मिलते हैं न्यूमेटोफोर्स, जो आपको सांस लेने में काम करते हैं, न्यूमेटोफोर्स वगैरह, ठीक है। लिटोरल फॉरेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, और इसको सेलाइन एरियाज में देखने को मिलता है, दलदल वाले एरियाज में देखने को मिलता है। सो मैंग्रोव इज द करेक्ट वन। पहला असर्शन आपका जो है सही है। दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज ए बुलवर्क अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट बाय द सी। ये जो है आपका बुलवर्क की तरह काम करते हैं, ठीक है। और जो अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट बाय द सी, ये भी आपका ऑप्शन सही है। सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी आपका सही है। मैंने आपको बताया ना कि आपके उसको नहीं आने देता, जो आई मीन वेव्स वगैरह को नहीं आने देता। तो शोर लाइन की तरह एक्ट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और जो आपका बुलवर्क की तरह काम करते हैं, उनको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देते। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो सुंदरबन मैंग्रोव, ये इनको हम प्रोटेक्ट करने की बात क्यों करते हैं? सो सिर्फ रीज़न यही है कि एक तो बुलवर्क की तरह काम करता है और एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बना के रखते हैं। सुंदरबन जो कि आपके वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, और सुंदरबन डेल्टा आपका जो है दैट इज़ बाय द गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाया जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स। ग्रीन एग्रीकल्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन एग्रीकल्चर में जिसमें हम प्रॉपर तरीके से पेस्ट को मैनेज करके चलते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है प्रोवाइड करके चलते हैं, वाटर को मैनेज करके चलते हैं, और आप क्रॉप वेराइटीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट तरीके से, तो डैट इज़ कॉल्ड ग्रीन एग्रीकल्चर। सो इसका एम्फेसिस जो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर होता है, ये गलत है। पेस्टिसाइड को अवॉइड करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को और हॉर्टिकल्चर के ऊपर, फ्लोरिकल्चर के ऊपर फोकस करना, ये भी गलत है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम्फेसिस करना फूड क्रॉप के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर और फ्लोरिकल्चर के ऊपर, ये भी गलत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सो दिस इज द ग्रीन एग्रीकल्चर। ग्रीन एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है हमें किसने बताई थी? विलियम गैड ने बताई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का देखने को मिला था 1961 to 66 में जब आया था थर्ड 5 ईयर प्लान, तो 1966-67 में हमें देखने को मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉर्मन बरलॉग, और इंडिया में MS स्वामीनाथन जी। और ये हमने HYV सीड्स मंगाए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मंगाए थे आपके, जो राइस के लिए आए थे मैक्सिको से, और जो गेहूं के लिए आए थे, वीट के लिए आए थे, वो राइस के लिए आए थे फिलीपीन से, और वीट के लिए आए थे मैक्सिको से। तो ये सीड्स को हमने यूज़ किया था प्रॉपर तरीके से, पेस्ट मैनेज करके, न्यूट्रिएंट सप्लाई करके, नेचुरल रिसोर्स मैनेज करके, और ग्रीन एग्रीकल्चर देखने को मिला था। तो आंसर नंबर सी। इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया का जहाँ पे शिव काशी देखने को आपको मिलता है? शिव काशी सेंटर, एंड दिस इज सीन इन द मदुरई। मदुरई के अंतर्गत देखने को मिलता है, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु रीजन के अंतर्गत देखने को मिलता है। आंसर नंबर सी, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु रीजन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मदुरई एक ऐसा इलाका है जिन्हें हम कहते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल। ये हिस्ट्री के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने इसके बाद मदुरई से अपनी शर्ट को उतार दिया था, उसके बाद शर्ट पहननी बंद कर दी थी। और ये जो है आपका कहाँ पे लोकेटेड है? शिव काशी सेंटर, एंड दैट इज लोकेटेड इन द विरुद्धनगर।
विरुधनगर में जो है आपका देखने को मिलता है, एंड दैट इज इन द तमिलनाडु। क्लियर, ये याद रखना है आपको। और ये फेमस है किस चीज़ के लिए फेमस है? फायरवर्क्स के लिए, मैच बॉक्स के लिए, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज के लिए। क्लियर, और इस रीजन को जो है बोला गया था लिटिल जापान। लिटिल जापान बोला गया था किसके द्वारा? बाय द जवाहरलाल नेहरू जी, लिटिल जापान। ठीक है, सो ये याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लिटिल जापान के नाम से बोला था। मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु रीजन को। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। इनमें से ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जिनकी सैटेलाइट जो है नहीं है? इनमें से ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जिनकी सैटेलाइट नहीं है? मरकरी और वीनस ऐसे आपके ग्रह हैं जिनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस की भी नहीं है, मार्स की 2 हैं, फोबोस और डीमोस। क्लियर, अर्थ की तो नेचुरल सैटेलाइट है मून। जुपिटर की 79 है, सबसे बड़ी सैटेलाइट आपकी सोलर सिस्टम की वो है गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड इज द सबसे बड़ी वाली सैटेलाइट जो जुपिटर की है। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मरकरी एंड वीनस इज द राइट वन। और मरकरी सबसे नज़दीक होता है लेकिन गर्म नहीं है कंपैरेटिव टू वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर बहुत है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, सोलर एनर्जी जब आ जाती है तो बाहर नहीं निकलती। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मरकरी एंड वीनस। क्लियर, ये याद रखना है आपको। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन 4 ग्रहों को रॉकी प्लैनेट के नाम से जानते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं हम लोग, धरती है यहाँ पे, लैंड है। इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सन के करीब हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो सारे ग्रह हैं इनको हम आउटर प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं। और जो है आपके डेट इज गैस जाइंट्स के नाम से हम जानते हैं, आईसी क्लाउड्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दी आईसी जाइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जोवियन प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं, आईसी जाइंट्स के नाम से और जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं इन ग्रहों को। अलास्का जो पार्ट है कौन सी कंट्री का, ये अभी हमने डिस्कस किया था, अलास्का वाला पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। अलास्का जो है यूएस में देखने को हमें मिलता है, अलास्का यूएस में। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? बी। यूनाइटेड स्टेट्स ने परचेज किया था अलास्का, कहाँ से? अलास्का, इट्स अलास्का को जो है परचेज किया था फ्रॉम द रशिया से जो है परचेज किया था 1867 में। सो ऑब्वियसली बात है अब अलास्का जो है रशिया का पार्ट ना होके यूएस का पार्ट देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के ऊपर देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीम एंड के ऊपर देखने को हमें मिलेगा अलास्का, यूएस के नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीम एंड पे। चलिए जी अगला देखें। अगर हम बात करते हैं, अगर हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे किसके पास मिलेगी? डीडीटी की। डीडीटी क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड है आपका, इंसेक्ट्स वगैरह को खत्म करने में मदद करता है। अब डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। और अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना तो उसे हम क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। उसको हम बायो मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाए। डीडीटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, बायो मैग्निफिकेंट पॉल्यूटेंट हैं जो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी में आते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर तो ऑलवेज प्लांट होते हैं। प्लांट्स को कौन खाता है? ग्रासहोपर्स, तो फर्स्ट कंज्यूमर, देन उसके बाद टोड सेकेंडरी, और थर्ड टर्शियरी स्नेक। तो टर्शियरी कंज्यूमर जो स्नेक है आपका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगी कंसंट्रेशन ज़्यादा सांप के अंतर्गत। क्लियर, डीडीटी की सांप के अंतर्गत देखने को मिलेगी। सांप के अंदर जो पॉइजन होती है ना, सो पॉइजन जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड में, याद रखना। स्नेक के पास जो है जैकोब्सन ऑर्गन होता है, ये जो है स्मेलिंग एजेंट के लिए आपका काम करता है, ऑल्फैक्शन के लिए काम करता है। सर्पेंटोलॉजी इज कॉल्ड द सांप की स्टडी। सांप के अंतर्गत कौन सा नेस्ट बनाता है? दैट इज किंग कोबरा, ये जो डेंजरस भी है। आंसर नंबर सी, स्नेक इज द करेक्ट वन, स्नेक। पावर जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो पावर जनरेशन, ये वैसे तो इन्होंने बोल दिया 30 सितंबर 2016 की, क्योंकि पुराना क्वेश्चन मैंने लिया है, बट एक्चुअल में अभी भी इतना ही है। अगर मैं पावर जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि थर्मल एनर्जी पैदा करी जाती है, जो कोल वगैरह से हम करते हैं, सबसे ज़्यादा थर्मल।
लेकिन इनमें शेयर बताना है। सो पहला हाइड्रो का पड़ता है, वाटर का पड़ता है, दूसरे नंबर पे नेचुरल गैस वगैरह का, तीसरे पे न्यूक्लियर का और चौथा डीजल का पड़ता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सीधा 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा हाइड्रो, देन नेचुरल, देन न्यूक्लियर, देन डीजल। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर जो है आपका सी ऑप्शन बनेगा। 1 2 3 4 इज द करेक्ट वन। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? के लिए आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। कैबिनेट वर्ड हमने हमारे संविधान में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा लिया था, जिसमें हाईली डिसीजन मेकिंग, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग वो होती हैं, मतलब लोग होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट के अंतर्गत। जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बड़ी बड़ी मंत्रालय होते हैं, इसके अंतर्गत ये देखने को हमें मिलता है कैबिनेट फॉर्म में। सो ये इसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? An arrangement or minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out of the satisfaction of all। ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। A mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्रालय क्रिएट कर दो, कैबिनेट थोड़ा बनाना है। A mechanism of parliamentary democracy for ensuring the collective responsibility of the government to the people। Yes, answer number C। प्रिंसिपल बिहाइंड द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब ही ये होता है कि जिसमें पूरी कैबिनेट जो होती है, मंत्रालय जो होता है आपका, वो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन। ये भी आपका गलत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा आपका करेक्ट आंसर, कि पूरा का पूरा जो है लोकतंत्र के अधीन है, जिम्मेदारी हमें सुनिश्चित करते हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। सो हियर इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, याद रखना। आपको स्टेटमेंट बतानी है इसके रिगार्डिंग, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड, गलत। ये आपका रियल हेड होता है, तो पहला पॉइंट गलत। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, गलत। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, ही कैन, गलत। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। आंसर नंबर डी। चीफ स्पोक्समैन है हमारे देश के अंतर्गत, चीफ स्पोक्समैन है, क्लियर। और नीति आयोग का चेयरपर्सन है। एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन देखने को मिलता है। फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता आपका, डेट इज मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो है प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आती हैं सब चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूं, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोगों को रख सकता है? 15% ऑफ द लोकसभा सीट, 15% ऑफ लोकसभा सीटें रख सकता है। और अमेंडमेंट थी आपकी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में इतने लोगों को रख सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। GS मुर्मू, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू, हैज बिकम इंडियाज, ये अब हमारे भारत देश के 14वें कैग हैं, 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 14वें कैग हैं। कैग जो है 148 आर्टिकल में लिखा गया है इसका वर्णन। और ये क्या करते हैं? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल जो होते हैं, ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं प्रॉपर तरीके से। और ये अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, कैग को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और ये अपने जो है ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं, और बिल्कुल कैग को रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि हम जो जज करते हैं रिमूव, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, वैसे ही करते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज करी जाती है, ये याद रखना। 6 साल के लिए जो है ये चुने जाते हैं। 65 इज द रिटायरमेंट एज। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, ये अपनी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे देते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आगे पब्लिश कर देती है, और वो कहती है कि कैग ने घोटाला निकाला। पब्लिक अकाउंट कमेटी को हम कहते हैं, सॉरी, इसीलिए हम कैग को कहते हैं दैट इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि पैसा सारा इसके पास होता है आपका, ठीक है। आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट बोला जाता है आपका, आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट बोला जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है। सो आंसर इसमें 14th जो है आपके कैग हैं ये। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, GC मुर्मू। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगर आपसे पहला कैग पूछे जाए, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पहले कैग कौन थे, फर्स्ट कैग कौन थे, तो डेट वॉज V नाराहरि राव। V नाराहरि राव वॉज द फर्स्ट कैग। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट ऑफ द पार्लियामेंट। कौन आपका रिस्पॉन्सिबल है? यूनियन बजट जो होता है आर्टिकल 112 में लिखा गया है आपका, और फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, लोकसभा में ही पेश होता है ये, और इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें एक साल का लेखा जोखा लिखा होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर लिखा होगा, वेज एंड मीन्स लिखे होंगे कि कहाँ कैसे हम पैसे को लेके आएंगे और कैसे हम खर्चा करेंगे। सो यूनियन बजट की बात आती है तो यूनियन बजट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का जो विभाग है, ये आपका यूनियन बजट जो है पेश करता है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। सो आंसर नंबर बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द राइट वन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस। मतलब 156 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 5 साल के लिए जो है गवर्नर चुना जाता है, राष्ट्रपति चुनते हैं। ऑल्दो ये पता होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे गवर्नर बैठा रहेगा, तो इसमें से कौन सी चीज नहीं डिड्यूस करी गई है? नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, गलत है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक होगा। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू अगेन, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, सो आंसर बनेगा डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट जो गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपनी सीट के ऊपर बैठा रहेगा। क्लियर, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 नो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो है गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर का आर्टिकल 153 होता है, और एक गवर्नर जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में लिखा गया है कि एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है। तो अगेन जुडिशियल रिव्यू ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक। क्लियर। सो ये क्या था, राष्ट्रपति जो गवर्नर में भी सोल जज ऑफ द सफिशिएंसी, मतलब सीधी सी बात ये है कि जो गवर्नर हैं वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक जो है राष्ट्रपति चाहेंगे, और गवर्नर को हटाने का कोई भी बात नहीं करी गई। सो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। एसआर बोमाई केस यूनियन वर्सेस इंडिया के अंतर्गत उसमें बोला गया था आर्टिकल 74 merely bars an inquiry into the question whether and if so what advice was tendered by the council of minister to the president, but doesn't bar the scrutiny of the material on basis which the government president has made the order। देखिए सीधी बात ये हम कहते हैं, आर्टिकल 74(2) क्या कहता है, जिसमें राष्ट्रपति जब तक चाहें, जो चाहेंगे, जो मतलब ये सलाह देंगे प्रधानमंत्री को या मंत्रिपरिषद को, वो उस तरीके से अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि इसने बात किया कि ये जुडिशियल रिव्यू से अलग है, ये जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, तो मतलब उसका मतलब हो गया, उसका प्लेजर हो गया कि इसके ऊपर हम कोई बार नहीं कर पाए, उसकी स्क्रूटनी नहीं पता कर पाए कि राष्ट्रपति ने ये डिसीजन क्यों लिया, राष्ट्रपति ने ये ऑर्डर क्यों दिया। तो सेम विद द आपके प्रॉपर तरीके से 156 अगेन जो है आर्बिट्रेरी है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आपका गवर्नर बैठा रहेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व्स, जो फेडरल पॉलिसी है ये क्या इन्वॉल्व करती है? फेडरल पॉलिसी में क्या होता है, जब हम सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप बना के रखते हैं, स्टेट और स्टेट का रिलेशनशिप बना के रखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करके रखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर करके रखते हैं, दिस इज कॉल्ड फेडरल पॉलिसी। सो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट बिल्कुल सही है आपका, रिलेशनशिप अमंग द स्टेट्स ये भी सही है आपका, मैकेनिज्म फॉर द कॉपरेशन ये भी सही है आपका, मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स ये भी सही है आपका। तो ये होती है आपकी फेडरल पॉलिसी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। फेडरल पॉलिसी की अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ, फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन सेंटर स्टेट में पैसा बांटता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पैसा बांटता है। क्लियर। और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अगेन हम बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है आपकी। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें सेंटर और स्टेट के झगड़ों को सॉल्व करवाना इसकी जिम्मेदारी होती है, फेडरल कैरेक्टर को बना के रखता है ये। सो ऑल दीज आर रिलेटेड विद द डिसेंट्रलाइजेशन फेडरल पॉलिसी। आंसर नंबर 1 2 3 4 इज द करेक्ट वन, 1 2 3 4। चलिए जी अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कमीशन, हु कैन ऑथराइज वन ऑफ द मेंबर्स टू एक्ट एज ए चेयरपर्सन। सीधी सी बात ये है, अगर ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कमीशन जो है आपकी वैकेंसी आ जाए,
हु कैन ऑथराइज एज ए चेयरपर्सन, मतलब किस कौन अथॉरिटी दे देगा एज ए चेयरपर्सन बनने की। सो स्टेट कमीशन की अगर बात करें, अगर वैकेंसी है तो ऑब्वियसली बात है जो गवर्नर है वो ऑथराइज है प्रॉपर तरीके से कि आप उसको बना सकते हैं वहाँ पे। क्लियर। व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन बिकम वेकेंट, जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, जब एब्सेंट है किसी कारणवश, तो उसकी जगह के ऊपर गवर्नर जो है उसको ऑथराइज है एज ए चेयरपर्सन बनाने का। तो आंसर नंबर डी, मतलब गवर्नर किसी को अपॉइंट कर देंगे स्टेट कमीशन के मेंबर्स को। स्टेट कमीशन की अगर मैं बात करता हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत 323 तक लिखा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं के अगर मैं बात करता हूँ तो 312 में लिखा गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का श्रेय सिर्फ राज्यसभा के पास है। राज्यसभा बिल उठाएगी, लोकसभा जाएगा, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पास करेंगे, तो डैट मीन्स ऑल इंडिया सर्विसेज जो क्रिएट करी जाएंगी वो पार्लियामेंट थ्रू क्रिएट करी जाएंगी, जिसमें आपकी 3 सर्विसेज आएंगी, जिसमें आपका IAS आएगा, IPS आएगा और IFS आएगा। सो दीज 3 सर्विसेज आर इन द ऑल इंडिया सर्विसेज। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर डी। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज, 73वां संशोधन जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पहली स्टेट थी वो कौन थी। देखिए अब आप लोगों इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो पहली स्टेट पूछा है 73वां संशोधन जो 1992 में आपका एक्ट था, लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था 93 में। तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार थी जिसने इसको इंप्लीमेंट किया था, जिसमें पंचायत जो है 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती थी, तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि पहली पंचायत कहाँ पे बनी थी, तो वो राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनी थी। क्लियर। 1959 के अंतर्गत, बाद में आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी, ये याद रखना। और ये अमेंडमेंट को हमने इंप्लीमेंट किया था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल इज द पंचायती राज डे। क्लियर, याद रखना। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायत देखने को आपको नहीं मिलती। पंचायत जो है 3 लेवल के ऊपर डिवाइड है। बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से आपने डिवाइड किया था 1957 में। विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और आपका जिला परिषद, जिसमें एपेक्स अथॉरिटी जो है वो है आपका दैट इज जिला परिषद, जिसको हैंडल कौन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैंडल करते हैं। सो आंसर नंबर डी दैट इज आंसर नंबर ए, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। पहला 5 ईयर प्लान जो है वो बेस किस चीज के ऊपर था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपको याद होगा हेराल्ड डोमर मॉडल कहते हैं इसको। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 34% पैसा एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा खर्च करने की बात करी गई थी, जाने कि 1/3 पैसा जो है आपने एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च किया था। 1951 से 56 तक ये चला था। महलनोबिस जी की बात करता हूं तो महलनोबिस जी का सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसे हम नेहरू महलनोबिस मॉडल कह देते हैं। 51 to 56 देखने को मिला था। इनका मेन मकसद ये था इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना। यहाँ पे 3 इंडस्ट्रीज खोली गई थी, और भिलाई में आयरन एंड स्टील प्लांट खोले गए थे। आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई में, छत्तीसगढ़ में, और ये USSR की मदद से खोला गया था। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, दिस इज विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। क्लियर। एंड थर्ड इज द राउरकेला उड़ीसा में विद द हेल्प ऑफ वेस्ट जर्मनी, इसको खोला गया था। दादाभाई नौरोजी मॉडल नहीं था। दादाभाई नौरोजी तो आपको पता है इन्होंने स्वराज वर्ड यूज़ किया था 1906 में पहली बार INC में। अदरवाइज स्वराज वर्ड जो है ये किसका है, दयानंद सरस्वती जी का वर्ड है। दादाभाई नौरोजी जी की अगर मैं बात करता हूं तो इनका पेपर है रस्त गोफ्तार, और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको हम कहते हैं, ये याद रखना। फिन्सबरी से इलेक्ट हुए थे पहले भारतीय हाउस ऑफ कॉमन में पहले भारतीय जो गए थे दैट वाज दादाभाई नौरोजी। 1892 में इलेक्ट हुए थे फिन्सबरी से, लिबरल पार्टी से। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हेराल्ड डोमर मॉडल। क्लियर। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन डेवलपमेंट फोरम जो है इसका पहला नाम क्या था। इंडियन डेवलपमेंट फोरम इसका पहला नाम क्या था। पहली बात तो इसका जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और ये हमारा क्रिएट किया गया था कब, ड्यूरिंग द 2nd and 3rd 5 ईयर प्लान ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये हमारे देश का नहीं, वर्ल्ड बैंक का जो 2nd और 3rd 5 ईयर प्लान था उसके टाइम पे 1958 में इसको बनाया गया था, 1958 में। क्लियर। और ये इस्टेब्लिश किया गया था आपका दैट इज द जो है एड इंडिया कंसोर्टियम। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो पहला नाम था दैट वाज इंडिया सपोर्ट क्लब। इंडिया सपोर्ट क्लब वाज द अर्लियर नेम, जो कि मतलब इस्टेब्लिश हुआ था
देखिए इंडियन डेवलपमेंट फोरम जो है 1958 में तो बन गया था, ठीक है, और इंडियन सपोर्ट क्लब जो है आपका बना था डेट इज इन द 1994। सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका ए ऑप्शन। एड इंडिया कंसोर्टियम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रोवाइड करने की बात करी है, वर्ल्ड बैंक द्वारा बात करी गई है। आपको बताना है स्टेटमेंट के बारे में, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, गलत कौन सी है, पहली सही है, दूसरी सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, क्या है। अंडर ऑपरेशन ट्विस्ट RBI simultaneously sell short-term securities and the long-term security. Sell the short-term securities and buys, खरीदता है long-term securities, ये ऑप्शन आपका सही है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को सेल किया जाता है और बड़ी जो लंबे समय की होती है सिक्योरिटीज उसको परचेज किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम इंटरेस्ट रेट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका ऑप्शन सही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ संबंधित है। न्यू इन्वेस्टमेंट स्टॉक के साथ संबंधित है, ये आपका न्यू इन्वेस्टमेंट स्टॉक के साथ संबंधित है कि आपको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना है यहां पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑपरेशन ट्विस्ट कब अपीयर हुआ था, 1961 में पहली बार देखने को मिला था, जिसमें ये एक तरीका आया था, यूएस ने अपने डॉलर को स्ट्रांग बनाया था और स्टिमुलेट किया था कैश फ्लो को, प्रॉपर तरीके से मार्केट में कितना कैसा जो पैसा है वो फ्लोट हो सकता है। और आरबीआई ने प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किए से साइमल्टेनियसली परचेज करना और सेल करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्योंकि आपको पता होगा कि आरबीआई जब भी सेल परचेज करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा जो है सेल परचेज करती है, और इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का जो है आपका सेल परचेज देखने को आपको मिला था आरबीआई द्वारा। सो ये जो है कमर्शियल बैंक के साथ ही लिंक करती है, ये लोगों के साथ डील नहीं करती, पब्लिक बैंक के साथ पब्लिक लोगों के साथ डील नहीं करती, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल परचेज होता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द आरबीआई। आरबीआई करती है, क्लियर, टू द बैंक्स नॉट द पब्लिक, क्लियर। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 इज द राइट वन। पहली इंडियन रेलवे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी गई थी 2018 के अंतर्गत सितंबर में, तो ये कहां पे करी गई थी, सो डैट एकेडमी इज द बड़ोदरा के अंतर्गत, इंडियन नेशनल रेल एकेडमी बड़ोदरा। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से रेल को मॉडर्नाइज करने की, मॉडर्नाइजेशन की बात आती है यहाँ पे, क्लियर, जिसके तरीके से हम ग्लोबल लीडर आ सकते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मेक इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1 बड़ोदरा इज द राइट वन, बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है हमारे, इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। इन द शेयर ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडियाज एक्सपोर्ट इज 21% एंड ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट इज 17%। ये आपका सही है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि शेयर जो है बढ़ चुका है हमारा, और ऑर्नामेंट्स का 17% है, बिल्कुल सही है। Western Europe and North America together account for the 53% of India's export and 40% of its import। मतलब वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हमारे इंडिया का 53% एक्सपोर्ट जाता है और आपका 40% इंपोर्ट हम करते हैं, ये भी आपका पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। इन लेटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका और मिडल ईस्ट कंट्रीज ऑफर द मोस्ट पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ये बिल्कुल आपका है, क्योंकि हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर का ट्रेड करते हैं, क्लियर, और भी बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, सॉफ्टवेयर का भी ट्रेड करते हैं, तो ये सही है आपका। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज लिटिल ओवर द 2%, ये गलत है, हमारा एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो 1% है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहले दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर नंबर डी। सो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो चौथा गलत है। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 इज द राइट वन, 1 2 3। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम यूएस में भी कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका और सब सहारन अफ्रीका, मिडल ईस्ट के अंतर्गत भी हमारा देखने को एक्सपोर्ट मिल रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये किस चीज़ के आधार पे बनाया जाता है, इसमें हम 1 to 190 कंट्रीज़ को जो है लेके चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट रेगुलेशंस हैं या नहीं हैं, प्रॉपर तरीके से लोकल फर्म के लिए कानून वगैरह बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए,
किस तरीके की वहाँ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन के परमिट्स मिलते हैं नहीं मिलते, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है या नहीं है, टैक्सेस को कैसे पे किया जाएगा, बॉर्डर से कैसे ट्रेड होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे, अगर कोई दिक्कत होगी, इंसॉल्वेंसी होगी, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। सो ये सब चीज़ें जो हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर। सो वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस इज द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। ये आपका मेन होता है, इन्वायरमेंट और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं कि कैसे आपकी प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती हैं। तो दिस इज द राइट वन। क्लियर। तो ये आपका आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो लॉ एंड पेइंग टैक्सेस वगैरह, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी, ये जो है हम जो है 10 डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं कि हम जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सो ये तो सारे के सारे बनेंगे। मेनली वॉज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पहला टैक्सेस की भी बात होगी, रजिस्ट्रेशन की बात होगी, परमिट्स की भी बात होगी, तो ये सारे बनेंगे, लेकिन मेन इज वन। सो मैं तो कहूँगा ABCD चारों के चारों ही आंसर बनेंगे इसके, बट अदरवाइज इकोनॉमीज मेनली लॉ एंड ऑर्डर को देखती है कि वहाँ पे सब चीज़ें कैसे दिखती हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो आप लोग बनाते हैं वो होते हैं, इकोसिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं आपकी, वो आपका इंटरेक्ट करती हैं कॉमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत। पॉन्ड्स की बात करता हूँ, फील्ड की बात करता हूँ, फॉरेस्ट की बात करता हूँ, तो ये इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल है, दैट इज़ फील्ड। फील्ड जो है आर्टिफिशियल है, पॉन्ड्स नेचुरल होते हैं, फॉरेस्ट भी नेचुरल होते हैं। सो ये याद रखना, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल जो हैं आपके इकोसिस्टम देखने को हमें मिलते हैं। और आर्टिफिशियल की बात करूं तो फील्ड वाला सिस्टम आपका आर्टिफिशियल होता है। फील्ड की बात करूं, गार्डन की बात करूं, तो ये आपके आर्टिफिशियल देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। सो हियर इज द नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल। नेचुरल जो देखने को मिलते हैं नेचर में, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपके प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, दो वो नेचुरल हैं। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जहाँ पे मैनेज और बैलेंस जो होता है नेचर का वो डिस्टर्ब होता रहता है रेगुलरली। शुगर केन, राइस फील्ड, वीट गार्डन, डैम्स, एक्वेरियम, ये आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो डिफाइन किए जाते हैं मैन के द्वारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत, जिसमें हम लोग ही सब कुछ बनाते हैं उनके लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। सो गाइज ये थे क्वेश्चन। सो आई नो आपके बहुत क्वेश्चन गलत हुए होंगे, लेकिन याद कीजिए, ये सोचिए आपके बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं आज, ठीक है। सो मैं टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम बनाऊंगा अब से। सो ध्यान रखें, पढ़ लो, ठीक है। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, 100 टॉपिक्स आ रहे हैं, उसको भी पढ़ लो, बाकी चीज़ें भी पढ़ लो। अपडेट्स आपको टेलीग्राम में मैं देता रहूँगा डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर विपिन गोयल और इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखें, अपडेट्स मिलते रहेंगे यहाँ पे, आपको सिर्फ पढ़ना है। मैं जान लगा रहा हूँ इस चीज़ को करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मैं नई ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन जो है लेवल के ऊपर पहुँच जाए। एग्जाम हो इंडिया का कोई भी, तो आप इजीली क्रैक कर सके। क्लियर। थैंक यू सो मच। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।